तो आज हम लोग पढ़ेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, सोर्स, रेगुलेशन एंड सर्कुलेशन, वॉल्यूम, कलर, फंक्शन, नॉट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डिफिनेशन। Amniotic fluid is a clear, slightly yellowish liquid that surrounds the unborn baby during pregnancy. It is contained in the amniotic sac. It is also known as like a amni. Okay. तो amniotic fluid clear, transparent fluid होता है जो कि slightly yellowish दिखता है। ओके, जो कि amniotic sac में प्रेजेंट रहता है। और एमनियोटिक सेक कहाँ प्रेजेंट होता है? यूट्रस में, जहाँ की फीटस प्रेजेंट होता है। ओके, इसको हम लोग लाइकर एमनाई भी कहते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका कैरेक्टराइटिस। कैरेक्टराइटिस क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एल्कलाइन इन नेचर होती है। इसकी जो ऑस्मोलिटी है, यानी इस फ्लूइड के अंदर जो डीजल पार्टिकल्स हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग की जो ऑस्मोलिटी है वो मदर के प्लाज्मा और फीटल प्लाज्मा के कंपैरिजन में कम होती है। यानी इसमें जो फ्लूइड पार्ट है वो ज़्यादा होता है। ओके, सो ये जो ऑस्मोलिटी है ये 260 मिलीमोस्मोल प्रति लीटर होती है। और इसकी कंपैरिजन में जो फीटल और मदर की प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी होती है वो 280 ओस्मोल प्रति लीटर होती है। ओके, देन कंपोजिशन, ये जो फ्लूइड है वो 98 से लेके 99 तक वाटर से मिलके बना होता है। ओके, और ओनली 1% ही इसके अंदर सॉल्यूट पार्टीशन होती है, जिसके अंदर जो होती है ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, हार्मोन, लुनिगो, यानी कि जो फीटल के बॉडी पे छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग लुनिगो बोलते हैं। ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, यानी फिर वर्निक्स केरोसा जो हो सकता है, यानी जो वाइट चीज़ें सब्सटेंस होता है जो कि बेबी जो होती है उसको बॉडी को कवर करके रखता है, इसकी भी कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये मिला के और हार्मोन के कुछ पार्ट्स मिला के ओनली 1% ही कंट्रीब्यूट करता है। ओके, ज़्यादातर भाग में वाटर होता है 99%। और ये एमनियोटिक फ्लूइड हर 3 घंटे में रिप्लेस होती है और रिसाइकिल होते रहती है। ओके, अंदर सोर्स की बात करते हैं। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ज़्यादातर अमाउंट कहाँ से कंट्रीब्यूट होती है, इसकी अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले प्रेगनेंसी के सबसे पहले वाली जो अवस्था होती है, यानी कि जो पहला दौर होता है, उसमें मैटरनल प्लाज्मा से फिल्ट्रेशन होता है, उसके ज़रिए से एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो मैटरनल प्लाज्मा होता है वहीं से एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो फिल्टर आउट होता है और फीटल मेम्ब्रेन के जरिए वहाँ से ट्रांसफ़र होता है और कैविटी के अंदर इंटर करता है और एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है। ओके, प्रेगनेंसी के 12 से लेके 20 वीक्स के अंदर में जो मेजर कंट्रीब्यूट होती है वो होता है फीटल स्किन से होती है। फीटल वेसल भी क्या होती है कि जो इजीली प्लाज्मा को फिल्टर आउट करती है, जो कि अगेन वाया द फीटल मेम्ब्रेन ऑन प्लासेंटा के सरफेस से होते हुए एमनियोटिक कैविटी के अंदर जाती है। सो दैट इज द अल्ट्राफिरेशन ऑफ अक्रॉस द फीटल स्किन, और स्किन के जरिए इसलिए हो रहा है। ओके, क्योंकि फीटल स्किन केराटिनाइज नहीं हुई है, क्योंकि केराटिनाइजेशन जो होती है वो 22 से लेके 25 वीक्स में होती है, और उसके पहले तक यूजुअली फीटल स्किन के जरिए ही फ्लूइड पार्ट इजीली एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है। लेकिन जैसे ही स्किन केराटिनाइज हो जाती है उसके बाद मेजर सोर्स जो होती है अब इफेक्ट हो जाता है यूरिन प्रोडक्शन, जो है फीटस का वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम के अंदर। बिकॉज हम जानते हैं कि जो फीटस है वो 12 वीक्स से यूरिन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन 12 वीक्स के बाद तुरंत ही वो मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं बनता है। 18 वीक्स से फीटस का जो यूरिन है वो ज़्यादातर अमाउंट में कंट्रीब्यूट करने लगता है। तो 18 वीक्स के बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मेजर जो अमाउंट बनता है वो है फीटस के यूरिन से। ओके, फॉर्म होता है। तो ये था मेजर सोर्स। तो अभी हम लोग देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड का रेगुलेशन एंड सर्कुलेशन।
ये तो हम लोग देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड का रेगुलेशन कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्टर जो होते हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड को रिप्लेस करते जाते हैं, रीअब्जॉर्ब करते जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो देखेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड को प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और कुछ एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम को रीअब्जॉर्ब करते जाते हैं। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है नियर टर्म जो कि फ्लूइड को कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाने में एमनियोटिक फ्लूइड को। वो है पहला फीटल का यूरिन आउटपुट जो कि नियर टर्म 650 से 1000 ml प्रतिदिन कंट्रीब्यूट करता है, और दूसरा जो मेजर कंट्रीब्यूटर जो कि अमाउंट को बढ़ाता है वो है फीटल लंग से निकला हुआ सेक्रेशन जो कि 350 ml प्रतिदिन कंट्रीब्यूट करता है। ओके, बट उसी के साथ में जो इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट के साथ में कुछ अमाउंट रिप्लेस भी होते रहता है, रिसाइकिल होते रहता है, रीअब्जॉर्ब होते रहता है एट टर्म। तो रीअब्जॉर्ब करने के लिए जो दो फैक्टर हैं वो है फीटल स्वालोइंग। ठीक है, यानी फीटल भी एमनियोटिक फ्लूइड को स्वालो करता है, जबकि ये जो बेबी स्वालो करती है 10 से 12 वीक्स के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन नेट टर्म तक पहुंचते ही ये जो अमाउंट है ये 500 से लेके 1000 ml तक हो जाता है। डेली इतना अमाउंट फीटस डेली स्वालो करता है। और दूसरा जो तरीका है रीअब्जॉर्ब का उससे कहते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस फ्लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एमनियोटिक फ्लूइड की ऑस्मोलिटी होती है वो कम होती है मदर और फीटस के प्लाज्मा के कंपैरिजन में। तो ये ऑस्मोलिटी कम है यानी इसमें जो डीजल पार्टिकल्स कम है, इसके कंपैरिजन में वाटर अमाउंट ज़्यादा है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो फीटल मेम्ब्रेन जो है एमनियन एंड कोरियन उसके एक्रॉस ट्रांसफ़र होता है और फीटल सर्कुलेशन में इंटर करता है, फीटल वेसल के अंदर इंटर करता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो वाटर कंपोजिशन है वो मूव करता है वाया ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन एंड इंटर इन द फीटल सर्कुलेशन। तो इससे कहते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस फ्लो। ओके, और ये भी 400 ml पर डे रीअब्जॉर्ब होता है नियर टर्म। तो ये था 4 रेगुलेटरी प्रोसेस था जिसमें कि 2 मेजर कंपोजिशन में हेल्प करते हैं और 2 माइनर जो वो है फैक्टर रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ओके, वॉल्यूम। ओके, तो अभी हम इसकी अमाउंट की बात करें तो अमाउंट जो है ये डिपेंड करता है कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है। लाइक 12 वीक्स के अंदर 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड होता है और 16 वीक तक पहुंचते ही इसकी अमाउंट 200 ml हो जाती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी मिड ट्राइमेस्टर तक होती है तो एमनियोटिक फ्लूइड उसके पीक पे होता है, यानी 1000 ml तक इसका अमाउंट हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का। लेकिन टर्म तक पहुंचते ही ये अमाउंट और ज़्यादा बढ़ता नहीं है बल्कि और डिक्रीज होने लगता है, यानी 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक पहुंचते ही ये अमाउंट 800 ml हो जाता है। लेकिन पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर ये एमनियोटिक फ्लूइड अमाउंट जो है बहुत तेज़ी से कम होने लगता है, यानी जो 42 वीक्स की प्रेगनेंसी रह जाती है तब अमाउंट सिर्फ 200 ml ही रह जाती है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। तो अगर प्रीटर्म की बात करें, प्रीटर्म प्रेगनेंसी की, तो 40 वीक्स से पहले ही अगर जो प्रेगनेंसी है उसमें ये कलरलेस होता है, लेकिन टर्म तक पहुंचते ही ये कोई डेड सेल से मिक्स हो जाती है, वॉर्निक्स के साथ से लेनुगो से सबसे जब मिक्स हो जाता है तो ये प्लेस्टो कलर हो जाता है और धुंधला टाइप्स हो जाता है बिकॉज मिक्सिंग विद द ऑल सॉल्यूट्स। लेकिन कुछ कलर होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं रिस्क फैक्टर को, लाइक डार्क रेड कलर अगर हो गया है एमनियोटिक फ्लूइड का तो इंडिकेट करता है एंटीपार्टम हेमरेज। ओके, लेकिन अगर इसका कलर तंबाकू जूस का जैसे हो गया है यानी ब्राउन एंड ब्लैक है तो ये इंडिकेट करता है आईयूडी को, मतलब इंट्रा यूट्राइन डेथ हो चुकी है फीटस का, क्योंकि ये जो आरबीसी है वो क्या हो चुकी है कि डेड, और ऑल जो आरबीसी के कारण इसके अंदर जो ओल्ड आरबीसी इंटर करती है उसके कारण इसका कलर ब्राउन और ब्लैक हो जाता है, ब्राउन और ब्लैक दिखाई देता है। लेकिन अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन कलर हो गया है
तो ये इंडिकेट करता है RH इनकम्पैटिबिलिटी को, ठीक है। क्योंकि जब RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो फीटस के RBC ब्रेकडाउन होने लगती है, और जब RBC ब्रेकडाउन होती है तो ये क्या फॉर्म करती है कि बिलिरुबिन, और जब बिलिरुबिन एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इंटर करेगा तो ये गोल्डन कलर दिखाई देगा। बट अगर इसका कलर ग्रीनिश है तो ये इंडिकेट करता है कि फीटस ने मेकोनियम पास कर दिया है, ओके। और अगर फीटल जो होता है उसका मेकोनियम उसको बोलते हैं जो फीटल का पहला स्टूल होता है, और जो मेकोनियम है वो फीटस का डिलीवरी के बाद ही पास होता है। और अगर ये इंट्रायूट्रिन के अंदर में पास कर दिया है तो ये एमनियोटिक फ्लूइड के कलर को ग्रीनिश कर देता है। और अगर ये मेकोनियम पास हो जाता है तो इसके कारण एक रिस्क फैक्टर भी होता है, ये फीटस के जरिए एस्पिरेट किया जा सकता है और फाइनली फीटस को रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज कर सकता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर सैफरन कलर हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि पोस्ट मैच्योरिटी को, यानी जो प्रेगनेंसी है वो 42 वीक्स और उससे ज़्यादा हो चुकी है, तो सैफरन कलर जो है वो इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी को। ये एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो प्रेगनेंसी के दौरान यह फ्लूइड को प्रोटेक्ट करके रखता है, फीटस को प्रोटेक्ट करके रखता है, कोई शॉक से प्रिवेंट करता है, कोई ट्रामा से बचाता है, और इस कैविटी के अंदर जो टेम्परेचर होती है उसको भी इक्वलाइज करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, ओके। चाहे बाहर का वेदर कैसा भी हो, और जब तक ये मेम्ब्रेन इंटेक्ट रहती है तब तक बाहर का कोई भी टाइप का इन्फेक्शन को यूट्राइन कैविटी के अंदर में इंटर करने नहीं देता है, ओके। और उसी के साथ में ये फीटस को एक फिजिकल स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि फीटस का फिजिकल ग्रोथ हो सके, साइज इंक्रीज हो सके, ताकि जो फीटस है वो इजीली मूवमेंट कर सके इन द यूट्राइन कैविटी, ओके। एंड उसी के साथ में लेबर के दौरान भी जो इस फ्लूइड पार्ट से प्रेशर आता है जिससे लेबर पर प्रोग्रेस होता है वो सर्विकल डायलेटेशन में भी हेल्प करता है, ओके। और जब तक मेम्ब्रेन इंटेक्ट रहती है तब तक कोई भी इन्फेक्शन यूट्राइन कैविटी के अंदर इंटर नहीं कर पाता है, ओके। इसका नोट्स, एमनियोटिक फ्लूइड न्यूट्रिशन एंड बेनिफिट नॉट प्रोवाइड, ओनली प्रोटेक्ट प्रोवाइड। बट कोई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ओके, लेकिन दैट इज रॉन्ग, बिकॉज ये सभी का जो नरिशमेंट है, न्यूट्रिशन है या गैस एक्सचेंज है, वो सारी चीज़ें जो होती है फीटस को प्लेसेंटा से प्रोवाइड करती है। एमनियोटिक फ्लूइड किसी भी तरीके के न्यूट्रिशन या बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करती है, ओनली प्रोटेक्ट प्रोवाइड करती है फीटस को, ओके। अब हम लोग देखेंगे इसका मेजरमेंट, ओके। मेजरमेंट कैसे किया जाता है वो देखेंगे। तो एग्जैक्टली जो होता है इसका क्वांटिटी टू मेथड कर पाना मुश्किल होता है, ओके। तो बट देयर आर सेमी क्वांटिटी टू मेथड जो अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए पॉसिबल हो पाता है। तो इसमें 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसके जरिए हम एमनियोटिक फ्लूइड के वॉल्यूम को एस्टिमेट कर सकते हैं और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस वीक पे कितना फ्लूइड है और जो एप्रोप्रिएट है कि नहीं फीटस के लिए, ओके। तो सबसे पहला टेस्ट होता है AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, और इस फ्लूइड इंडेक्स के अंदर अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर ट्रांसविजुअल यूज किया जाता है। उससे हम वुमेन के एब्डोमेन में प्लेस करते हैं और ऑल यूट्रस को 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, और जो वर्टिकल पॉकेट होता है उसे हम मेजर करते हैं। सबसे लेंथी जो वर्टिकल पॉकेट है उससे मेजर करेंगे क्योंकि किसमें कितना फ्लूइड है, और चारों क्वार्टर में जितना फ्लूइड होगा एमनियोटिक फ्लूइड उसको हम जोड़ देंगे, ओके। और चारों क्वार्टर का इसको जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 5 to 25 सेंटीमीटर होता है। दूसरा जो सेमी क्वांटिटी टेस्ट जो होता है ये भी अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए से ही होता है, और ये है SDP, सिंगल डिपेस्ट पॉकेट, यानी एक ही वर्टिकल पॉकेट को हम में मेजर करना है, और अगर हमको मेजर करते हैं तो उसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है
2 से 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि इसका नॉर्मल वैल्यू 2 से 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात किए एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। तो आई होप कि आपको मेरा क्लासेस समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।